बीए पाठ तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम इस वीडियो में छायावाद की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने छायावाद की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि के बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में राजनीतिक परिस्थितियां के बारे में चर्चा की थी। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम धार्मिक परिस्थितियां, छायावादी काव्य की धार्मिक परिस्थितियां, पहली थी राजनीतिक, परिस्थितियां, दूसरी परिस्थिति है धार्मिक। छायावादी काव्य की जो धार्मिक परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। छायावाद का चिंतन पक्ष अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद से प्रभावित रहा है। अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद, इन दोनों के बीच में छायावादी काव्य की जो धार्मिक परिस्थिति है उसको हम रख सकते हैं। इस पर पुनर्जागरण के मसीहा, छायावाद पर पुनर्जागरण के मसीहा परमहंस विवेकानंद, अरविंद, गांधी, टैगोर आदि महापुरुषों के धार्मिक विचारों का प्रभाव है। छायावादी कवियों ने धर्म के शाश्वत मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण की। महादेवी वर्मा के शब्दों में, महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं, छायावाद कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। पूर्णता बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखंडता का भावन किया। हृदय की भाव भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौंदर्य सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के साथ स्वानुभूति सुख दुखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार संभाल सके। तो ये छायावाद की धार्मिक परिस्थिति है। अगली परिस्थिति है सामाजिक परिस्थितियां, नंबर 3। सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियां। महात्मा गांधी ने अपने स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में राजनीति को ही महत्व न देकर दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि के सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम को भी निरंतर आगे बढ़ाया था। महात्मा गांधी आत्म आलोचन के द्वारा सत्य के प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने देश के पिछड़े और कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने का अभियान प्रारंभ किया। अपमानित और उपेक्षित किसान, मजदूर, ग्रामवासी, पर्दे तथा अशिक्षा से पीड़ित नारियां गांधी जी के समाज जागृति आंदोलन की सीमा में आ गए थे। युवकों में भी नई आशा की किरणें फूट रही थी। वे व्यक्तिवाद के प्रभाव में आ रहे थे।
उनकी वैयक्तिकता के कारण पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी बदल रहा था। नई पीढ़ी सड़ी गली सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए बेताब थी, तो पुरानी पीढ़ी अपनी जड़ मान्यताओं से चिपके रहना चाहती थी। इसीलिए युवकों में निराशा, कुंठा, तृप्ति आदि का विस्तार हो रहा था। नई शिक्षा पद्धति ने भी जीवन में नए भावबोध और मूल्यों को जागृत किया था। पश्चिमी सभ्यता के संपर्क के कारण युवकों का एक ऐसा वर्ग भी तैयार हो गया था जो अपने ही पराया हो गया था। अगली साहित्यिक परिस्थितियाँ। नंबर 4, साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक परिस्थितियाँ। जीवन की मान्यताओं और मानदंडों में परिवर्तन के साथ साहित्य भी बदल रहा था। आचार विचार, विश्वास, पुरानी मान्यताएं अपना स्थान छोड़ रहे थे और नए संस्कार स्थापित हो रहे थे। विज्ञान की शिक्षा के कारण जीवन दृष्टि में नवीनता आ गई थी। साहित्य में धर्म की विजय या सुखपूर्ण फल की प्राप्ति लक्ष्य नहीं रह गया। कर्म फल और पुनर्जन्म के विश्वास और भय भी शिथिल होने लगे। परलोक के स्थान पर इसी लोक में सुख प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाने लगा। ऊंची और नीची जाति में जन्म लेना, पूर्व जन्म के पाप पुण्य का फल मानने में संकोच होने लगा। वर्ग विभाजन को स्पष्ट सामाजिक विकृति के रूप में स्वीकार करने में साहित्य के परिणाम और आस्वादन प्रक्रिया में भी अंतर आ गया। रीतिकालीन रस दृष्टि से छायावादी काव्य के आनंद का मूल्यांकन करना प्रति अन्याय करना होगा। छायावाद के लक्षण जब हिंदी में कुछ कुछ दिखाई देने लग गए थे, तब अंग्रेजी साहित्य, संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव संपूर्ण देश पर दिखाई देने लगा था। अंग्रेजी के वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स आदि रोमांटिक कवियों के स्वतंत्रतावाद ने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। अंग्रेजी काव्य के स्वतंत्रतावाद में रूढ़ि विरोध, मानवतावाद, व्यक्तिगत प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, उदात्त सौंदर्य चित्रण, प्रकृति में चेतना का आरोप आदि प्रवृत्तियां थी जो हिंदी के छायावाद में भी उतर आए। छायावाद में अंग्रेजी रोमांटिसिज्म का अनुकरण मात्र नहीं है, अपितु दृष्टिकोण की समानता है। हिंदी से पूर्व बांग्ला साहित्य में भी स्वतंत्रतावादी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति हो चुकी थी। हिंदी छायावाद अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद की अंधानुकृति नहीं और नहीं है उसका देसी संस्करण ही है। तो ये हम धार्मिक परिस्थितियों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमने तत्कालीन वातावरण और उस समय की जो परिस्थिति उनका हम जिक्र कर चुके हैं। आगे हम छायावाद का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। छायावाद का उद्भव एवं विकास अगला हमारा जो बिंदु है। छायावाद का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। आधुनिक युग में छायावाद का किस प्रकार उदय और विकास हुआ, उसकी चर्चा को अंजाम देंगे। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी कविता ने छायावाद के नंदन वन में प्रवेश किया। द्विवेदी युग में स्थूल विषयों का सीधा साधा प्रतिपादन ही कविता का भाव पक्ष था। ऐसी कविता में मानव जीवन के अंतर्गत प्रेम, सौंदर्य, सुख, दुख, रहस्य चिंतन आदि सूक्ष्म भावनाओं के चित्रण की न तो चेतना थी और न ही क्षमता। छायावाद ने मानव हृदय के इन
सूक्ष्म भावों को अपने काव्य का आधार बनाया। कवि ने अपने मानस को राग विराग, हास्य रोदन, प्रणय द्वंद्व एवं आकुलता अतृप्ति को कविता के माध्यम से व्यक्त किया। इस प्रकार छायावादी युग ने द्वैध युग की स्थूलता को सूक्ष्मता में परिवर्तित किया, उसके बहिर्मुखी रूप को अंतर्मुखी बनाया, उसकी सामाजिकता को व्यक्तिगत रूप प्रदान किया तथा विषयगत रूप को विषयगत बनाया। इससे भी बड़ी क्रांति छायावाद युग ने कविता के कला पक्ष में भी की। छायावादी कवियों ने एक कुशल शिल्पी की भांति खड़ी बोली की भाषा को नए सिरे से गढ़ा, उसे भाषा की चित्रमयता, मूर्तिमत्ता एवं लाक्षणिकता के अतुल ऐश्वर्य से मंडित किया। कामना के भावों और सुषमा के अनेक छाया चित्रों से उसे जगमगा दिया। इस प्रकार आधुनिक कविता का जो बाल्यकाल भारतेंदु युग में उदित हुआ, उसमें सबसे प्रखर प्रकाश छायावादी काव्य के रूप में प्रकट हुआ। यदि यह कहा जाए कि छायावादी युग में हिंदी कविता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगले वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।